विजय जी के दो बेटे थे, सूरज और राजवीर। सूरज बड़ा भाई था और राजवीर छोटा। सूरज अच्छी सरकारी नौकरी करता था और अच्छे पैसे कमाता था और राजवीर की अपनी दुकान थी। ठीक ठाक गुजारा हो जाता था और बहुत ज़्यादा पैसे नहीं कमा पाता था। विजय जी और उनकी पत्नी शांता अपने छोटे बेटे बहू राजवीर और उसकी पत्नी विमला के साथ ही रहते थे। सूरज अपनी पत्नी कविता के साथ शहर में रहता था और शहर में ही अपना घर भी खरीद लिया था। कभी कभी अपने घर छुट्टियां बिताने गांव आता था। विजय जी का गांव में अपना एक छोटा मकान था जिसमें विजय जी और शांता जी का एक कमरा उनके बड़े बेटे बहू सूरज और कविता का और एक कमरा छोटे बेटे बहू राजवीर और विमला का था। छोटा सा घर था जो विजय जी ने अपनी कमाई से बनवाया था। जब तक परिवार छोटा था उसमें गुजारा हो गया, लेकिन अब राजवीर के बच्चे बड़े हो चुके थे और सूरज भी जब भी गाँव आता उसके भी दो बच्चे रहते। रहने की बहुत दिक्कत होती थी और राजवीर के पास इतना पैसा नहीं था कि वह एक दूसरा घर बना सके। सूरज ने तो अपनी कमाई से शहर में अपना मकान ले लिया था और कभी कभार ही गांव आता था। विजय और शांता भी बूढ़े हो चुके थे और उन्हें कोई खास दिक्कत नहीं थी। वह दिन भर अपने कमरे में पड़े रहते और सारा कुछ बहू विमला तो कर ही देती थी। सबसे ज़्यादा दिक्कत विमला के परिवार को ही होती थी। उसके दोनों बच्चे बड़े हो रहे थे और उन्हें कमरा चाहिए था, लेकिन घर में कोई भी कमरा नहीं था। ऐसा नहीं था कि राजवीर की कमाई बहुत कम थी, पर उसे माता पिता का भी ख्याल रखना होता था और अपने बच्चों की पढ़ाई भी देखनी होती थी। साथ ही साथ राजवीर की पत्नी विमला को कोई बीमारी थी जिसकी वजह से राजवीर का काफ़ी पैसा उसकी दवाइयों पर निकल जाता था, जिसकी वजह से राजवीर की बचत बिल्कुल नहीं हो पाती थी। इस वजह से वह आज तक अपना घर नहीं बनवा पाया था, लेकिन अब दिक्कत कुछ ज़्यादा ही बढ़ने लगी थी। एक दिन राजवीर अपने पिताजी के पास गया और बोला कि अब हमें बहुत दिक्कत हो रही है, घर बहुत छोटा पड़ रहा है। भैया आते हैं तब उन्हें भी बहुत दिक्कत होती है। इतनी ज़मीन जायदाद गांव में पड़ी है पर आप उसे इस्तेमाल नहीं करने देते क्योंकि अभी बंटवारा नहीं हुआ है। इतनी परेशानी में हम लोग रह रहे हैं। आखिर जो कुछ भी प्रॉपर्टी है वह हम दोनों भाइयों में ही तो बटेगी, तो आप किसका इंतज़ार कर रहे हैं? आप बंटवारा कर दीजिए। भैया अपने हिस्से का जो चाहें करें। मैं कम से कम अपने हिस्से की ज़मीन में से कुछ ज़मीन बेचकर एक घर तो बनवा ही लूँगा, क्योंकि मेरे पास पैसे तो कभी जुट नहीं पाएंगे कि मैं उनसे घर बनवा पाऊँ और मैं बहुत परेशानी में रहता हूँ। मेरे बच्चों को पढ़ाई करने में भी दिक्कत हो रही है। कोई मेहमान घर में आ जाता है तो दिक्कत होती है और वह ज़मीन तो पुश्तैनी है जिस पर हम दोनों भाइयों का हक है। आप बंटवारा कर दीजिए। आपको तो पता है विमला बीमार रहती है। मेरे आधे पैसे तो उसकी दवाइयों में निकल जाते हैं और बाकी आधे घर खर्च में। अब आप सोच लीजिए मेरे पास क्या बचता होगा। मैंने आज तक विमला को एक जेवर भी बनवा कर नहीं दिया है और उसके जो भी जेवर थे शादी के वह भी सारे बिक गए। जब वह किसी शादी ब्याह में जाती है तो माँ और कविता भाभी तो जेवरों से लदी रहती है, पर विमला के पास कोई भी जेवर नहीं होता तो अपने घर की इज्जत ही तो जाती है। माँ के पास दादी माँ के इतने पुश्तैनी जेवर हैं, पर उन्होंने आज तक उसका भी बंटवारा नहीं किया है भाभी और विमला के बीच में। राजवीर ने कहा, मेरा कहना है कि समय रहते बंटवारा कर दीजिए ताकि हम लोगों का जीवन भी थोड़ा सुधर जाए। सूरज भैया और कविता भाभी को बुला लेते हैं, साथ में मिल बैठकर बंटवारा हो जाएगा। इस पर विजय और शांता ने बोला, क्या बकवास कर रहे हो तुम? हम अपने जीते जी कोई बंटवारा नहीं करने वाले। तुम लोग तो चाहते ही होगे कि हम अपना हाथ खाली कर दें और सारी ज़मीन और जेवर तुम्हें दे दें ताकि फिर कोई हमारी सेवा करने वाला ना बचे। कम से कम पैसों के लालच में हमारी सेवा तो हो रही है, नहीं तो हमें तो कोई पूछने वाला भी ना रहे। इस पर विमला ने कहा, माँ जी बाबूजी, वह तो आप हमें दें या ना दें, हम तो आपके लिए आज तक करते ही आ रहे हैं और आगे भी करेंगे, क्योंकि हमें तो यहीं रहना है और आपको भी। सूरज भैया भाभी तो शहर में रहते हैं। मैं यह नहीं कह रही कि वह कुछ नहीं करते, जब आते हैं तो करते ही हैं, पर सच्चाई यह है कि जीवन भर तो हमें ही करना है और हम कर भी रहे हैं। आप चाहे हमें कुछ दें या ना दें, परेशानी तो हो रही है, इसलिए बोला। क्योंकि सूरज भैया को तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत तो हमें हो रही है और अपना हक ही तो हम मांग रहे हैं। राजवीर ने अपने बड़े भाई सूरज को फ़ोन लगाया और सारी बातें बताई। सूरज ने बोला, राजवीर तुम्हारी बात तो सही है, पर हम क्या कर सकते हैं जब माँ बाबूजी बंटवारा करने के लिए तैयार ही नहीं है। सूरज और कविता ने इन बातों में कुछ खास दिलचस्पी नहीं दिखाई क्योंकि उन्हें इस तरह की कोई परेशानी नहीं थी। वह आर्थिक रूप से बहुत सुदृढ़ थे और जिसे परेशानी थी उससे किसी को कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि किसी को उसकी परेशानी का अंदाज़ा ही नहीं था। और विजय और शांता ने बंटवारा करने के लिए साफ मना कर दिया। राजवीर और विमला को समझ में आ गया कि उन्हें इतनी आसानी से कुछ भी मिलने वाला नहीं
और उन्हें यही कष्टप्रद जीवन जीना पड़ेगा। उन्होंने अपने बच्चों से कहा, बेटा तुम लोग बहुत अच्छे से पढ़ो और अच्छी नौकरी पाओ और सबसे पहले अपने लिए एक घर बनाओ, क्योंकि जीवन में घर बहुत ज़रूरी है। हमारी कुछ मजबूरियां रहीं कि हम अपना घर नहीं बना पाए, क्योंकि हमारी किस्मत ने भी हमारा साथ नहीं दिया। मुझे अच्छी नौकरी भी नहीं मिली और साथ में तुम्हारी माँ भी बीमार रहती है, जिसमें मेरे सारे पैसे खर्च हो जाते हैं। पर तुम लोग अच्छे से पढ़ लिख कर अपना जीवन सुधार लो। राजवीर और विमला के दोनों बच्चे पढ़ने में अच्छे थे और आगे के 5-6 सालों में दोनों बच्चे अच्छी जगहों पर निकल गए और बहुत ही कम उम्र में दोनों की अच्छी नौकरी लग गई। राजवीर और विमला बहुत खुश थे कि उनके दोनों बच्चों ने इतनी कम उम्र में अच्छी नौकरी पा ली। और इधर विजय और शांता भी काफ़ी बूढ़े हो रहे थे। राजवीर और विमला आज तक उनकी सेवा कर रहे थे। उन्हें लगता था राजवीर और विमला उनकी संपत्ति के लिए उनकी सेवा करते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं था। एक दिन शांता ने विमला और अपनी बड़ी बहू कविता को बुलाया और उन्हें सोने के कुछ गहने दिए। शांता ने गहने देते हुए यह बोला कि अब मैं बहुत बूढ़ी हो गई हूँ, तो अब अपने जीते जी इन गहनों को दोनों बहुओं में बराबर बांट देना चाहती हूँ, क्योंकि अब मैं कभी भी यह दुनिया छोड़कर जा सकती हूँ। उसके पहले मैं अपने गहनों का बंटवारा कर देना चाहती हूँ। और ज़मीन जायदाद तो सबकी देखी सुनी है, तो हमारे बाद तुम आराम से आपस में बराबर बराबर बांट लोगे। यह कहकर शांता जी ने अपने गहनों के 2 हिस्से कर दिए। कविता ने तो अपना गहना चुपचाप ले लिया, लेकिन छोटी बहू विमला ने बोला, माँ जी आप ये गहने अपने पास ही रखिए, मुझे नहीं चाहिए। वैसे ये गहने आपके भी कहाँ, या तो हमारे पुश्तैनी गहने हैं जिसे आपने इतने दिनों तक अपने पास रखा था, जिस पर हमारा भी बराबर का हक था, लेकिन अब मुझे यह नहीं चाहिए। तो शांता जी ने बोला, क्यों नहीं चाहिए? कुछ साल पहले तो तुम और राजवीर खुद ही आए थे बंटवारा करवाने के लिए। तो विमला ने बोला, हाँ आए थे, हमें बहुत ज़रूरत थी, पर आप लोगों का कहना था कि अगर आप लोग बंटवारा कर देंगे तो आपका ख्याल कौन रखेगा। ख्याल तो आज भी हम ही रख रहे हैं और आगे भी रखेंगे जब तक हमसे हो पाएगा, लेकिन अब हमें आपका कुछ भी नहीं चाहिए। जब मैं आपके पास हिस्सा बंटवारा करने के लिए आई थी तो आपने साफ मना कर दिया। अगर उस वक्त आपने यह गहने मुझे दिए होते तो मैंने भी कभी अपने शौक़ पूरे किए होते। हर शादी विवाह में मैं बिना गहनों के गई हूँ, जबकि आप और भाभी गहनों से लदी रहती थी। मैं भी उस घर की बहू थी। क्या आपको मुझे देखकर थोड़ा भी एहसास नहीं होता था कि मेरे दिल पर क्या गुजरती होगी, जब सारे नाते रिश्तेदार यह बोलते थे कि देखो घर की 2 बहुएं तो गहनों से लदी हुई हैं, पर एक बहू के पास कुछ भी नहीं है। आप लोग तो बहुत अच्छे से पता था कि राजवीर की आधी कमाई तो मेरी दवाइयों पर निकल जाती है। सूरज भैया ने तो अपना घर बना लिया था अपने पैसों से। आप दोनों को कमरों की कोई दिक्कत थी नहीं, क्योंकि कोई ख़ास ज़रूरत नहीं थी। मुख्य परेशानी तो मुझे और मेरे बच्चों को थी, और हम किसी और का हक तो मांग नहीं रहे थे, अपना हक मांग रहे थे, जो आप लोगों ने हमें नहीं दिया जिस वक्त हमें ज़रूरत थी। अब हमें ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि अब मेरे दोनों बच्चे नौकरी पा चुके हैं और वह दोनों अपने बलबूते पर अपना घर बना ही लेंगे। और रही बात गहनों की, तो अब मेरी उम्र ही नहीं रही गहने पहनने की, क्योंकि अब मेरे सारे शौक़ मर चुके हैं। अब मैं इन गहनों को लेकर क्या करूं? इसलिए आप ये गहने अपने पास ही रखिए, जिसे देना है दे दीजिए। अगर हमें गहने और ज़मीन का लालच होता तो हम उस वक्त भी आप लोगों को छोड़कर जा सकते थे और कहीं और बसेरा बसा सकते थे। जैसे सूरज भैया और भाभी बाहर रहते हैं, हम भी कहीं बाहर चले जाते। क्या आप हमें रोक लेते? लेकिन हम तब भी यहीं थे और आज भी यहीं रहेंगे। हमें कुछ नहीं चाहिए, फिर भी आपकी जो सेवा करनी होगी हम ज़रूर करेंगे। इस लालच में माँ बाप संपत्ति का बंटवारा नहीं करते कि बेटा बेटी उन्हें पूछना छोड़ देंगे, लेकिन वह यह भूल जाते हैं कि जब वह अपने अंतिम अवस्था में अपनी संपत्ति का बंटवारा करेंगे, उस वक्त उनके बच्चों के सारे शौक़ मर चुके होंगे। तो इन गहनों को लेकर अब मैं क्या ही करूँगी? आप ही बताइए, आप ही बताइए, इस बुढ़ापे में मैं इन गहनों को पहनकर कहाँ जाऊँ? जब मेरी उम्र थी तब तो मुझे कभी गहने पहनने को नहीं मिले, और अभी कुछ सालों बाद ज़मीन का बंटवारा होगा, उसके बाद मैं उन्हें बेचकर अपना घर बनवाऊँगी। तो उस घर में कौन रहेगा जब मेरे बच्चे और हम कभी चैन से रह ही नहीं पाए? तो अब हमें एक रूम से अधिक की ज़रूरत ही नहीं। जब ज़रूरत थी तो हमें मिला नहीं, तो अब हम उसे लेकर क्या करेंगे? आप खुद ही सोच कर देखिए। माँ बाप अपनी संपत्ति का बंटवारा आखिरी समय पर करते हैं, लेकिन जब ज़रूरत होती है तब बच्चों को नहीं देते, और वह समय निकल जाता है, बच्चे तड़पते रह जाते हैं, तो बाद में देकर क्या फ़ायदा? शांता जी और कविता भाभी ने विमला से बोला, यह कैसी बातें कर रही हो विमला? ठीक है, जब तुम्हें ज़रूरत थी तब बंटवारा नहीं हुआ, पर अभी जब मिल रहा है तो तुम अपना हिस्सा क्यों नहीं ले रही हो? तुम्हारे काम ही आएगा, तुम्हारे बच्चों के काम ही आएगा।
तुम इसे इस्तेमाल नहीं करोगी, कल को तुम्हारे बच्चे इसे इस्तेमाल कर पाएंगे। संपत्ति कभी ज़्यादा नहीं पड़ती। विमला ने बोला, हाँ, जैसे आज तक माँ जी ने सारे जेवर दबा कर रखे, कभी मुझे पहनने नहीं दिए, मैं भी इसी तरह इन्हें दबा कर रखूँगी, कभी अपनी बहू को पहनने नहीं दूंगी, और जब मैं मरने की स्थिति में होंगी तो अपनी बहू को थमा दूंगी। क्या फ़ायदा ऐसी संपत्ति का जो कभी इस्तेमाल ही नहीं की जा सके। राजवीर ने बोला, हाँ माँ, विमला सही कह रही है। क्या करेगी इस बुढ़ापे में वह जेवर पहनकर? जब उम्र थी तब तो वह पहन नहीं पाई। लेकिन तुम इस दर्द को नहीं समझोगी, क्योंकि तुमने और भाभी ने सारी उम्र जेवर पहने हैं। और मैं क्या करूँगा? मैं कुछ सालों बाद ज़मीन का बंटवारा करके उन्हें बेचकर घर क्यों बनवाऊँगा, जब मुझे अब घर की ज़रूरत ही नहीं। फिर मैं उन्हें अपने पास संभाल कर रखूँगा, इस लालच में कि मेरे बच्चे मेरी सेवा करेंगे, और मरते वक्त उनके हवाले करूँगा। फिर मेरे बच्चों के भी किसी काम की वह ज़मीन नहीं रह जाएगी, वह खुद बूढ़े हो जाएंगे, और फिर वह उसे संभाल कर अपने बच्चों के लिए रख लेंगे। ऐसी संपत्ति का कोई फ़ायदा नहीं जो मौके पर काम ना आए और हम उसका कुछ नहीं कर पाएँ। हमें कुछ भी नहीं चाहिए। जब उम्र रहती है संपत्ति का उपयोग करने की तो माँ बाप बंटवारा नहीं करते, और जब उम्र निकल जाती है तो संपत्ति हाथ में आती है, तब उसे भोगने की कोई इच्छा ही नहीं रहती, और फिर उसे अगली पीढ़ी को हस्तांतरण करने के लिए बस संभाल कर रख लिया जाता है। और इससे अगली पीढ़ी भी नहीं भोग पाती, क्योंकि जब तक उसके हाथ में आती है वह खुद बूढ़ा हो गया रहता है, और फिर वह अपनी अगली पीढ़ी के लिए उसे संभाल कर रख लेता है, और पीढ़ी दर पीढ़ी इसी तरह चलती रहती है, और कभी भी उस संपत्ति का कोई उपयोग नहीं हो पाता। तो क्या फ़ायदा ऐसी संपत्ति का? कहकर राजवीर और विमला वहाँ से चले गए।